अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर मरियम। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की, जो कि सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि दुनिया भर का मसला है, विच इज़ हेपेटाइटिस, जिगर की सोजिश। तो सबसे पहले जिगर क्या होता है? जिगर हम अपने लिवर को कहते हैं और ये हमारी बॉडी का एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है और हम अपनी पूरी बॉडी को अच्छी तरह से चलाने में काम करते हैं। फिर ये हमारे खून को साफ़ रखता है और खून जो है वो हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट मीडियम है। उसी के ज़रिए हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जाते हैं जिस्म में मुख्तलिफ़ हिस्सों से, वहाँ से वेस्ट बाहर निकल के आते हैं। ऑक्सीजन भी उसी के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसी के ज़रिए वापस लंग्स में आता है ताकि खारिज हो सके। और ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन फ़ाइट करने में मदद करता है। तो अगर जिगर में सोजिश होगी, वो सही से काम नहीं करेगा, तो हमारी ओवरऑल बॉडी अफेक्टेड होगी। अब ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे जिगर से सोजिश हो जाती है? टॉप पे आती हैं वायरल इन्फेक्शंस। उनकी वैरायटीज़ हैं हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस, डी वायरस एंड ई वायरस। इनमें से जो बी और सी हैं वो सबसे इसकी ख़तरनाक वैरायटी हैं। बाकी जो हैं वो 15 दिन से लेके 6 हफ़्ते के दौरान जिस्म में जाने के बाद वो उभर के आते हैं और 2 से 4 हफ़्तों में वो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। उस टाइम पे उन्हें सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन बी और सी जो हैं वो जब जिस्म में एक दफ़ा चले जाएँ तो बाज़ औक़ात जो है वो एक्टिव रहते हैं और इनएक्टिव भी कभी हो जाते हैं, लेकिन सारी उम्र नियरली वो जिस्म में हमारे रहते हैं और हमें क्रॉनिक लिवर प्रॉब्लम उसकी वजह से हो जाती हैं। लिवर में सिरोसिस हो सकता है, जिसमें लिवर के कुछ हिस्से जो है जहाँ वो काम करना बंद कर देते हैं वहाँ स्कार्स आ जाते हैं और जो बाकी हिस्से हैं वो उभर के बाहर आ जाते हैं और वो देखने में जो लिवर हमारा एक स्मूथ ऑर्गन होता है वो छाले वाला महसूस होने लगता है कि जगह जगह उस पर छाले निकले हुए हैं और उसको लिवर सिरोसिस कहते हैं। फिर इसी तरह उसका फंक्शन कम होते होते लिवर फेलियर्स इनकी कॉम्प्लिकेशंस में आ जाते हैं और कई दफ़ा लिवर का कैंसर भी हो जाता है। इसी वजह से हमें हेपेटाइटिस को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसके ख़िलाफ़ जो एहतियाती तदाबीर हैं वो कर सकें और अपने आप को सेहतमंद रख सकें। तो ये क्यों होता है? एक इन वायरसेस की वजह से मेनली, उसके अलावा भी नॉन इन्फेक्शस एजेंट्स हैं, जैसे जो मुख्तलिफ़ मेडिसिन्स हम लोग लेते हैं अलग अलग बीमारियों की वजह से, जिनमें से स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स भी हो सकते हैं, एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स हैं, वो अगर बहुत लंबे टाइम पे लिए जाएं वो भी लिवर को अफेक्ट करते हैं, और इवन सिंपल पैरासिटामॉल्स, एसिटामिनोफेन जो हैं, अगर वो खाली पेट ले ली जाएँ तो वो भी हमारे लिवर के लिए टॉक्सिक हो सकती हैं। फिर ऑटो इम्यूनिटी है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है कि जिस्म अपने ही सेल्स को पहचानने से इनकार कर देता है और अपने ही सेल्स को ख़ुद से मारना शुरू कर देता है, तो उसमें भी हेपेटाइटिस हो सकता है। फिर फैटी लिवर इसका एक बहुत बड़ा कॉज है, यानी कि जो हम लोग अपनी इम्बैलेंस अगर डाइट लेते हैं उससे चर्बी जा के लिवर के अंदर जम जाती है, तो वो उसके फंक्शन को अफेक्ट करती है और लिवर को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके सेल्स को सोजिश हो जाती है। फिर अल्कोहल पॉइजनिंग, अल्कोहलिज्म लिवर का एक बहुत बड़ा फैक्टर है हेपेटाइटिस का, प्रोलॉन्ग्ड लिवर डिज़ीज़ का। होपफुली हमारे मुल्क में शायद लोग इतना अल्कोहल यूज़ नहीं करते, लेकिन बाहर के ममालिक में जहाँ उनका मज़हब भी इससे मना नहीं करता, ये एक नंबर 1 कॉज उसकी आ जाती है। तो ये ट्रांसमिट कैसे होता है? ये एक से दूसरे को कैसे लगता है? फ्रॉम ब्लड प्रोडक्ट्स, बॉडी फ्लूइड्स एंड बाय द ओरोफीकल रूट, जिसमें कि ए और ई के अंदर ख़ास करके अगर हम इसकी छोटी सी माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी भी इंजेस्ट कर लेते हैं अपने खाने के साथ, तो ये हमारे जिस्म में जाके हेपेटाइटिस करता है। तो ये ऐसा कैसे होता है? अब हमने खाने में कैसे जाएगा? इसके लिए नंबर 1 चीज़ है कि जी आपने अपने हाथ अच्छे से धोने हैं। आपकी हाइजीन बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट्स। तो जब आप हाथ धोएंगे अच्छे से साबुन पानी से, वॉशरूम यूज़ करने के बाद, पॉटी करने के बाद, तो आपके नेल्स वगैरह के नीचे कोई फीकल पार्टिकल्स नहीं रहेंगे।
तो आप इसको दूसरों तक, जब आप बच्चों को हैंडल कर रहे हैं या ख़ुद से खाना खा रहे हैं या आप कहीं पे खाना पकाते हैं, तो आप ये उन लोगों को इस सब से बचा सकते हैं। फिर दूसरे लेवल पे जो है वो कम्युनिटी लेवल पे ये हाइजीन एंड ओरोफिकल ट्रांसमिशन की प्रिवेंशन आ जाती है कि हमारी जो है वो कंटामिनेटेड वाटर जो हमारे पास आता है, जो पानी साफ़ नहीं आता अगर हमारे नलकों में पीछे से अगर उसके अंदर सीवेज लाइंस मिक्स हो गई हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम खाने के अंदर जो है इसके जरासीम इंजेस्ट कर लें। तो अब आपने जो है ये मालूम करना है कि अब ये ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स से जो ये दूसरों को लगेगा, स्पेशली बी, सी, डी, तो ये कैसे एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें जो है वो यूज़ आ जाती है हमारे जैसे मुल्कों में ड्रग यूज़र्स की, जो लोग नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं नीडल्स और सिरिंजेस को पोक कर करके। आपने जगह जगह देखे होंगे, ये बैठे होते हैं और अपने यहाँ पे बांध के, टॉनिकवेट्स बांध के यहाँ पे अपने आप को खुद सुइयों से ड्रग्स लगा रहे होते हैं। तो उनके पास पैसे तो इतने होते नहीं हैं, वो बिल्कुल फ़कीराना हालत में वहाँ बैठे होते हैं, लेकिन ड्रग्स यूज़ करने की उनको लत लगी हुई होती है। तो वो एक दूसरे के साथ अपनी नीडल्स, हाइपोडर्मिक नीडल्स जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा नंबर 1 कॉज है। कई दफ़ा जो ब्लड उनके इन बांधने वाले टॉनिकवेट्स पे लगा हुआ होता है, उससे भी वो एक दूसरे को लग जाता है जब वो शेयर कर रहे होते हैं नीडल्स। फिर वो लोग जो कि डिफरेंट किस्म की सर्जरीज़ जिनकी हो रही होती हैं, मेडिकल प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं या डेंटल प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं, वहाँ पे भी खून का एक्सचेंज हो सकता है अगर कंटामिनेटेड ब्लड है किसी का तो, और अगर वहाँ प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं हुई तो एक के बाद वो दूसरे को लग सकता है। फिर इसी तरह से मदर से उसके अनबॉर्न चाइल्ड को ये लग जाता है। फिर एक ही घर में जो फैमिली मेम्बर्स रहते हैं उनसे एक दूसरे को लग सकता है। जो लोग स्पेशली पर्सनल आइटम्स शेयर करते हैं, यानी रेज़र्स हैं, टूथ ब्रशेज़ हैं और दूसरे पर्सनल आइटम्स, स्पून्स, ग्लासेस वगैरह, जहाँ आपके कोई बॉडी फ्लूइड्स लग रहे हैं जाके, वो एक दूसरे को लगता है। लेकिन हग करने से या छींक मारने से या खांसी करने से एज सच वो नहीं लगता। फिर इसके अलावा जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स, मेडिकल वर्कर्स, डॉक्टर्स, सर्जन्स, जो कि ऐसे लोगों को डील कर रहे होते हैं, उनको कभी खुदा न खास्ता प्रिक हो जाए इनकी यूज़ नीडल्स वगैरह से या और क्लोज कांटेक्ट की वजह से ड्यूरिंग सर्जरीज एंड एवरीथिंग, उनको एक दूसरे से लग जाता है। फिर इसके ख़िलाफ़ हमारे पास बी के ख़िलाफ़ और ए के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन मौजूद हैं, तो वो अगर आपने नहीं कराए हुए तो वो भी अनवैक्सीनेटेड लोगों को चांसेस हैं कि वो लग जाए। फिर जिन किसी को अगर बॉडी में ऑलरेडी हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है, उनको बी वाले होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे लोग एट रिस्क हैं। तो अब इन्होंने अपने आप को प्रिवेंट करने को क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये कि हमें एक अच्छा हाइजीनिक लाइफस्टाइल होना चाहिए, जिसमें नंबर 1 हाथ धोना अच्छे से साबुन पानी से बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए। अब कौन सी ऐसी डाइट है कि जब आपको हेपेटाइटिस हो जाए तो वो आपको फ़ायदा दे सकती है। लिवर तो सही से काम हो नहीं रहा, डाइजेशन अच्छे से हो नहीं रही, तो आपको लाइट डाइट रखनी है जिसमें फ़्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ख़ास करके वो जो आसानी से आपकी बॉडी को ग्लूकोज़ पहुँचाएँ। आप हर वक्त ग्लूकोज़ का पानी पिएँ, अगर आपको शुगर वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी ईज़िली आप तक एनर्जी पहुँचाएगी। फिर गन्ने का रस आपके लिए बहुत अच्छा है, ईज़िली डाइजेस्टेबल शुगर है वो, और अगर वो साफ़ बना हुआ नहीं है तो फिर उसका रस पीने के बजाय या तो आप साफ़ निकालें, वरना आप गंडेरियाँ मिलती हैं उनको आप रखें अपने पास और वक्तन फ़वक्तन उनको आप च्यू करते रहें ताकि आपको अच्छी एनर्जी सोर्स मिले। फिर आप होल ग्रेन्स ले सकते हैं, जैसे वीट, ग्लूटेन वाले मत लीजिए, उनको हज़म करना मुश्किल होता है। ग्लूटेन फ्री जो है, जिसमें आपके पास ओट्स हैं, आपके पास जौ जिसको कहते हैं, बार्ले है, आपके पास ब्राउन राइस हैं और आपके पास किनवा है, ये सब आप खा सकते हैं उस टाइम पे। फिर आपने जो है वो विटामिन B1, B12 उनके सप्लीमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। फिर आपने जो लो फैट प्रोडक्ट्स, यानी अगर आपको दूध वगैरह पीना है तो आप स्किम मिल्क इस्तेमाल कर लें, मलाई बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें, मक्खन मार्जरीन से उस टाइम पे आप परहेज़ करें और नॉन ऑयली किस्म के आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको जो ये
लेना है फ़ैट्स, जो आपको हेल्दी फ़ैट्स की तब भी ज़रूरत है, तो उसमें आप क्या ले सकते हैं, आपने जो है वो आप ऑर्गेनिक के अंदर जो है वो फ़िश ले सकते हैं, आप स्किनलेस चिकन ले सकते हैं, आप एग वाइट्स ले सकते हैं, उसमें से योक अलग आप कर दीजिए। आप जो है उसमें एवोकाडोज़ यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ की एक मुनासिब मिक़दार हो। वो इवन नॉर्मल हेल्दी लोग जिनको जिगर की सोजिश नहीं हो रही, उनके लिए भी एक्स्ट्रा फ़ैट्स एंड ऑयल्स की ज़रूरत नहीं होती। जो हमारे नेचुरल नट्स हैं वो, यानी ये बादाम वगैरह, अखरोट जो है, ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, उससे आपको फ़ैट भी मिल जाता है और हेल्दी वाला मिलता है। फिर अब आपने इसकी और प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई जो हैं वो 2 से 4 हफ़्तों में ख़ुद ही ठीक हो जाते हैं। सिर्फ सपोर्टिव केयर की ज़रूरत होती है कि उसमें क्या आपके पास सिम्टम्स हैं, तो आप उनके लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकें। तो क्या सिम्टम्स होते हैं इनमें? ओवरऑल उसमें ये होगा कि जब सबसे पहली बात है डाइजेशन अच्छी नहीं हो रही, तो आपको बॉडी में एनर्जी नहीं मिल रही, तो आपको लैक ऑफ एनर्जी होगी, आपको फटीग फील होगा, आपके अंदर थकन महसूस होगी, जिस्म में दर्द होगा, क्योंकि एनर्जी लेवल आपका डाउन है। फिर खाना आपका सही से हज़म नहीं हो रहा होगा, आपको भूख कम लगेगी, आपको पेट में दर्द महसूस होगा, आपको मतली महसूस होगी, आपको उल्टियाँ भी आ सकती हैं। फिर उसके बाद लिवर के जब ये सेल्स टूट रहे होते हैं, सोजिश हो रही होती है, तो उनकी बाइल पिगमेंट्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से आपको जिस्म पे ख़ारिश महसूस होगी, बहुत इचिंग महसूस होगी। फिर इसी तरह से आपका जो है वो आँखों के अंदर जो है वो पीला रंग नज़र आने लगेगा, जो आँखों के वाइट हिस्से हैं वो पीले हो जाएंगे, जिसको हम पीलिया कहते हैं। आम लोग जिसको देखते ही पहचान जाते हैं कि जिगर में सोजिश हो रही है। वी कॉल इट जॉन्डिस, येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्क्लेरा। फिर यही बाइल पिगमेंट्स जब आपके यूरिन में एक्सक्रीट हो रहे होते हैं, तो उससे आपके पेशाब का रंग गहरा पीला हो जाता है, आपके स्टूल्स जो हैं वो लाइट कलर के हो जाते हैं। फिर इन द लॉन्ग रन ये तो नॉर्मल आपके जो हैं वो 2-4 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, लेकिन जिनको बी और सी टाइप के इन्फेक्शंस हैं, जो कि क्रॉनिक महीनों सालों चलते हैं, तो लिवर अफेक्टेड होता है, तो आपको ईजी ब्लीडिंग टेंडेंसीज़ हो जाती हैं। क्यों कि आपकी जो है वो बॉडी, लिवर के सेल्स जो है सही से काम नहीं कर रहे हैं, आपके जिस्म में ब्रूजेस जल्दी हो जाते हैं, आपको जल्दी जल्दी नील पड़ जाते हैं, और ओवरऑल फिर बाद के अंदर जब बिल्कुल ही वो उसका फंक्शन जो है वो बहुत अफेक्टेड हो जाता है, तो पेट में पानी भरने लगता है, विच इज़ कॉल्ड एसाइटिस, और ये भी लिवर फेलियर की तरफ जाने का एक सिम्टम है। तो आपने प्लीज़ अपना ख़याल रखना है इन सारी बातों का, और अपने बच्चों को आपने वैक्सीनेट कराना है एटलीस्ट हेपेटाइटिस ए और बी के लिए। हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी के ख़िलाफ़ तो बच्चों को वैक्सीन दिए जाते हैं। इनकी 3 डोजेज़ दी जाती हैं, चौथे हफ्ते पे, फिर उसके बाद 10वें हफ्ते पे, फिर उसके बाद 14वें हफ्ते पे, +- 2 वीक्स। हेपेटाइटिस ए हमारे पास ऑप्शनल होता है, वो भी हम बच्चों को खुद से लगवा सकते हैं, और एडल्ट्स में भी ये इन चीज़ों की तो वैक्सीन मौजूद हैं। इसके अलावा आपको जो लोग बड़े हैं, जिनको हर वक्त थकान और ऐसी चीज़ें महसूस हो रही हैं, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि आपके हेपेटाइटिस प्रोफाइल हो जाए कि किसी वजह से अगर आपका कोई एक्सपोजर हो गया है और बॉडी में हेपेटाइटिस सी चला गया है, बी चला गया है, तो उसकी स्क्रीनिंग हो सके और बर वक्त उसका इलाज किया जा सके। इलाज में एक तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है कि जी एंटी वॉमिटिंग्स आपको मिल जाएंगी, अगर बुखार है तो उसके लिए भी, लेकिन कम से कम दवाइयाँ, क्योंकि ये सारी जिगर में ही जाती हैं डाइजेस्ट होने को और उनको तोड़ के बॉडी से बाहर फेंकने के लिए। फिर उसके बाद जिनका ये लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसेस है, वहाँ पे आपको एंटीवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं, स्पेशली फॉर हेपेटाइटिस सी 8 से 12 हफ्तों का ट्रीटमेंट होता है। और इसी तरह हेपेटाइटिस बी के अंदर आपको कई दफ़ा इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, कई दफ़ा साथ ओरल टैबलेट्स दी जाती हैं। तो योर डॉक्टर हैज़ टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंटेशंस एंड योर सिवियरिटी ऑफ द डिसीज़। बहुत ये जो है वो ईज़िली फैलने वाली चीज़ है, इसलिए इसको ये कहते हैं कि जी ये इवन एड्स से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये फैलती बहुत जल्दी है। सो प्लीज़ हैव प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड स्टे सेफ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।